Good morning. I'm Dr. Atmaram Pawar. So today on the auspicious day of Akshaya Tritiya and second auspicious day for us, that My Bharatiya Vidyapeeth is celebrating 16th Foundation Day. On this occasion, I'm starting NEP Parayana. It's the series which is based on my understanding and your suggestion regarding the implementation of NEP. So, as you said, I am presenting Pune Punjab Pharmacy Bharatiya Vidyapeeth, the institute which is ranked 29th as per the NRIF, and a Bharatiya Vidyapeeth which is celebrating the 16th Foundation Day, which is established on the same day, that is 10th May 1964 by Honorable Patangrao Ji Kadam. So with this, the background and support of Bharatiya Vidyapeeth, where I grown, so I am very happy to share with you my understanding regarding the NEP. So what is the objective of education? क्या ऑब्जेक्टिव रहता है एजुकेशन का? यहाँ देखो क्या हो रहा है. माँ अपने बेटी को पीट रही है और क्या बोल रही है, मैंने कहा पढ़ ले अच्छी बीवी मिलेगी. तो ये कहता है पापा भी बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे. तो मार तो खाएगा ही ना. तो हमारा क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का? यह है, पहला है हायर डिग्रीज. तो हायर डिग्री एजुकेशन का मकसद रहेगा, पहला था, आज भी है. तो इसलिए बीए बीकॉम जैसी डिग्री कई पहले जमाने में लोग लेते थे. और बीए बीकॉम डिग्री लेके कॉन्वोकेशन का फोटो लगा के घर घर में सस्ता था, क्योंकि उस जमाने में वो रिक्वायरमेंट थी. बहुत कम लोग डिग्री होल्डर ग्रेजुएट रहते थे और उस जॉब के लिए काम करते थे. मगर 1980s का जमाना आ गया. पॉलिटेक्निक्स, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, ये सब आ गए. तो प्रोफेशनल कॉलेज का जमाना आया. तो हमने क्या किया, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, इसलिए हमने क्या किया, प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन किए. तो ये दो बातें मैं ये समझता है कि हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सैलरी और जॉब है. मगर हम हमेशा लिखते हैं कि एजुकेशन फॉर नॉलेज, एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर. रियली ये होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे और एनईपी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे. तो मैंने भी 30 साल पढ़ाया है, आपने भी पढ़ाया रहेगा. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का, एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग का, ये थोड़ा देखेंगे. तो देखो, पहला जब हमारा जून जुलाई में कॉलेज चालू होता है तो प्रिंसिपल मीटिंग लेता है और बोलता है हर एक ने सिलेबस का प्लानिंग करो. सिलेबस का प्लानिंग करो मीन्स क्या, कि सेमिस्टर है या एनुअल पैटर्न है, उसमें 45 लेक्चर है, 75 लेक्चर है. तो एक छोटा सा बुक लेके, बुक की पहली लाइन से लास्ट लाइन तक कितना टाइम लगेगा भाई डिलीवरी करने के लिए, वो हम डेट बाय डेट निकालते हैं और बोलते हैं उसको सिलेबस प्लानिंग. और बाद में एट द एंड बोलते हैं सर मेरा हो गया, 45 लेक्चर हो गया, मेरा सब सिलेबस कंप्लीट हो गया. तो ये हमारा बहुत बड़ा काम रहता है कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बाय डिलीवरिंग द कंटेंट विच इज मेंशन इन द सिलेबस. दूसरा है एग्जाम लेना, इंटरनल एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, जिसको सेशनल बोलते हैं. बाद में एग्जाम में भी हमें रिजल्ट लगता है, अच्छा रिजल्ट है 90% तो बहुत अच्छा. तो इस गड़बड़ में क्या होगा वो आगे देखेंगे. पीजी थीसिस है, पीजी में करना है समझो हमें, तो पीजी करना है, थीसिस बनाना है, पेपर पब्लिश करने हैं, वहां का भी रिजल्ट, यूजी का भी रिजल्ट सब 99% अच्छा आता है तो सब अच्छा. तो फेल्यूर है तो लोग बोलते नहीं नहीं भाई नैप में गड़बड़ होगी, एनआरआईएफ में गड़बड़ होगी, एनबीए में गड़बड़ होगी, तो हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. तो इसमें हो गया क्या वो भी देखेंगे. थोड़ा डिस्टिंक्शन पे ध्यान दो. आपने जब ग्रेजुएशन किया रहेगा तो कितने लोग डिस्टिंक्शन में आते थे और आज कितने लोग डिस्टिंक्शन में आते हैं. तो 70% डिस्टिंक्शन में आते हैं तो कितने देखो होशियार लोग हैं, सब स्कॉलर लोग हैं, पूरा क्लास स्कॉलर है. उसमें बाकी बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं, सिर्फ 1 या 2 फेल होता है क्योंकि उसने एग्जामिनेशन अटेंड नहीं किया. उसके भी आगे सबसे अच्छा है, 100% रिजल्ट ऑलवेज गुड, मगर उसका भी अप्रिसिएशन नहीं होता क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 100% आ रहा है. अच्छा उसको आगे जाएंगे तो उसको आगे रहता है कि यूनिवर्सिटी रैंक में स्टूडेंट आता है कि नहीं. बड़ी यूनिवर्सिटी है, छोटी यूनिवर्सिटी है, रैंक में आता है तो चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी रैंक में आ गया. ये सब क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारी डिग्री, हमारी एजुकेशन कहाँ अटैच हो गई, सैलरी से. तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी सैलरी की जॉब मिलनी चाहिए.
तो कहीं कहीं इंडिया में ऐसी भी एडवर्टाइज रहती है 70 लाख रुपीज की सैलरी मिलेगी मगर कोई डिग्री की जरूरत नहीं। ये भी थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो यही बातें हम करेंगे तो थोड़ा देखेंगे वेदर समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई। इफ आवर ऑब्जेक्टिव इज सिलेबस कंप्लीशन, so syllabus completion means what? Delivery of information or checking that what you delivered in the class and practical labs is converted into knowledge and skill. This is more important. If you are just thinking for delivery of information, then स्वयं पोर्टल अच्छा है ना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते, बड़े बड़े प्रोफेसर वीडियो लेके आते हैं, है ना, तो वो करे तो कई दिन ऐसा होगा कि हमारी स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी बंद हो जाएगी, सब स्वयं के पीछे पड़े। आज भी एनईपी बोलता है कि 40% आप स्वयं से पढ़ो। तो देखो सिर्फ मेरा इंफॉर्मेशन डिलीवरी का कंपोनेंट रहेगा तो रिप्लेस आप हो सकते हैं, मगर इफ यू आर चेकिंग दैट आई एम नॉट ओनली डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन बट आई एम एश्योरिंग दैट नॉलेज विल गेट डेवलप, नॉलेज एंड स्किल गेट इम्पार्टेड, इनकलकेट इन द स्टूडेंट्स, देन हम बोल सकते कि नहीं मेरा टीचिंग लर्निंग का मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो पूरा हो गया। रिजल्ट में देखो एग्जाम के, अभी तो बोलते कि 75% लोगों को समझो डिस्टिंक्शन मिलता है, बाकी को फर्स्ट क्लास मिलता है। तो देखना चाहिए कि ये सब होशियार लोग हैं तो सक्सेसफुल होने चाहिए हमेशा। मगर गड़बड़ क्या हो गई कि हमारी एग्जाम कौन से बेस पे, केस बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासीफाई वाली। तो डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासीफाई वाली एग्जाम रहती है तो बेटा क्या करता है, पेपर देख के पहला पेन निकालता, उसमें इंक देखता, वॉच देखता, पेजेस देखता और लिखना चालू करता है। उसका टारगेट क्या रहता है भाई, 4 पेजेस लिखना है, 10 मार्क के लिए 4 पेजेस लिखना है। उसमें भी डिस्टिंक्शन वाला उसको अंडरलाइन करता है स्केच पेन से, उससे भी ज्यादा वाला फर्स्ट रैंकर वाला कई कई फ्लो चार्ट डायग्राम निकालता है। तो इतना किया तो हम डिस्टिंक्शन में पास होते। अभी बात रही कि डिस्टिंक्शन में पास हो गए तो नॉलेजेबल है या नहीं है, क्योंकि मेरा था कि मेरा रिसाइटेशन पे रट्टा मारने से मेरा एग्जाम चालू रहता था। तो हमारा प्रॉब्लम बेस्ड एग्जाम है या नहीं है, केस बेस्ड टीचिंग है या नहीं है, वो देखना चाहिए। तो रिजल्ट तो अच्छा लगता है, पीएचडी का भी थीसिस अच्छा बनता है, पीएचडी में पेपर अच्छे छपते हैं, पीजी में पेपर अच्छे छपते हैं। ये सब देखो कंटेंट वाला हमारा पार्ट बराबर है, जो रिक्वायरमेंट है वो हम देते हैं। मगर वो जो मेरा पब्लिश हुआ था पेपर, वो क्या लेवल का था, उसके साथ प्रोसेसिंग फीस कितनी दी थी। अभी का आर्टिकल आया था लास्ट 6 महीने में, इंडिया बहुत बड़ा अमाउंट ये प्रोसेसिंग फी में डालता है। और इंडिया गरीब ऐसा पुअर कंट्री है, इधर ही रहने दो ना। तो हमारी जर्नल की लेवल बढ़ाओ, हम हमारा पेपर हमारे इंडियन जर्नल में करेंगे, फिर क्यों नहीं होता। तो कहां मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, इसलिए वी आर डूइंग द वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। जैसा यूनिवर्सिटी रैंक में आता है, देखो कई यूनिवर्सिटी में 50-50 कॉलेजेस है, एक फार्मेसी का समझो, उसकी स्ट्रेंथ समझो 100 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये स्ट्रेंथ है, उसमें से एक गोल्ड मेडलिस्ट आता है। तो गोल्ड मेडलिस्ट कितना बड़ा स्टूडेंट चाहिए, उसका नाम कितना होना चाहिए, जीपैट ले, कैट ले, जीआरई ले, कुछ भी ले, उसका नाम इधर उधर होना चाहिए, वो सक्सेस स्टोरी छपनी चाहिए। मगर वो डिसअपियर होता है या डिजॉल्व होता है, कहाँ होता है भाई, क्यों ऐसा हो गया, ये सब देखना चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन क्या है, मेरे क्वेश्चन ऐसे है कि ये सब करके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पास करना, बच्चों को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, और वी आर डेवलपिंग स्टूडेंट एज ओवरऑल पर्सनैलिटी, वी आर क्रिएटिंग अ थिंकिंग एबिलिटी, एंड वेदर वी आर डेवलपिंग लीडर्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ये हमारा मकसद है। तो हम बोलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का सक्सेसफुल हो गया। नहीं तो ऐसी भी एडवर्टाइज आपको मिलेगी कि 60 डेज में कौन सी भी डिग्री मिलती है, फार्मेसी से लेके बीए बीकॉम तक डिग्री मिलती है, फोन नंबर भी दिया है। तो इंडिया है, वो इस इंडिया में हमें आगे जाना है और एक अच्छा सा इंडियन को डेवलप करना है। अभी इंडियन की पॉपुलेशन देखो, वी आर नंबर 1 इन द ग्लोबल, हमारी पॉपुलेशन, उसमें भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यंगस्टर्स की। यंगस्टर्स हमारे मीडियम एज है 28 इयर्स, और ये 10 साल तो एक 1 डिकेड से ज्यादा चलने वाला है। मीन्स इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, और यूथ के पास अच्छा नॉलेज और स्किल रहेगा तो कितना फायदा होगा कि हमारा नेशन नंबर 1 बनेगा। और नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, तो हर एक क्रिएटिव नहीं होगा तो
क्या होगा हमारा इंडिया का? इतने सब हमारे यंगस्टर्स क्या करेंगे? So therefore there is a dramatic scientific and technological advancements in the system and science taken place, in the society taken place. All socio-economical and technological developments are taking place very rapidly. वैसा देखो आप, राइज इन बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके सामने यहाँ देखेंगे तो मैथमेटिक्स लगता है, कंप्यूटर लगता है, बायोटेक्नोलॉजी लगता है, जीन तक हमारा स्टडी चालू है। ये सब है और ये सब नॉलेज हमें अभी देना चाहिए। सिर्फ डिग्री लगा के कुछ नहीं होगा। तो हमारा एक मकसद था कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन द क्लास, और क्लास 100 स्टूडेंट का है। वो एक टीचर आती है और वो कुछ डिलीवर करके जाती है कि नॉलेज ट्रांसफर की और टीचिंग लर्निंग की सक्सेस स्टोरी क्या है वो देखेंगे। तो अभी क्या है कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट है वो मैंने फ्रेम बनाई, किस नॉलेज, इनोवेशन, स्किल एंड स्मार्टनेस, इसका कंसेप्ट है। तो एजुकेशन में किसका कंसेप्ट क्या है कि आप जो डिलीवरी कर रही है उससे रिजल्ट और सिलेबस कंप्लीशन के आगे थोड़ा जाके ऐसा करना चाहिए, नॉट ओनली टीचिंग लर्निंग बट teach how to learn. How to learn is more important, because now learning of our syllabus of any particular discipline is not the focus. Students should acquire the supporting multidisciplinary other areas knowledge also, which cannot be done by a regular teacher. एक कॉलेज में मैं मेरा सिलेबस करूं या मैं इंजीनियरिंग पढ़ाऊं, कंप्यूटर पढ़ाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊं, नहीं, तो बच्चों को कम्युनिटी में जाके, फील्ड में जाके प्रोजेक्ट लेके और मेरा क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा टीचिंग देके मुझे क्या करना है, स्टूडेंट को लर्न हाउ टू लर्न कंसेप्ट पे काम करना है। भाई तुझे मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, तुझे ज्यादा खुद पढ़ना है। ये जमाना आ जाएगा तो बच्चे बहुत सारा पढ़ेंगे टूवर्ड द लेस कंटेंट। अभी हमारा सिलेबस बहुत था, बहुत, नहीं सर 70 आवर में भी नहीं होता, 80 आवर का सिलेबस है। अरे भाई किसने बोला तुझे हर एक लाइन पढ़ाने के लिए? तो अभी हमारे जमाने में, पहले जमाने में एक 40 साल पहले लोकल लैंग्वेज में पढ़ने वाले लोग बहुत थे। कन्नड़ में पढ़ता है, गुजराती में पढ़ता है, मराठी में पढ़ता है। अभी तो हर एक कम से कम सिटी में तो इंग्लिश में पढ़ता है। तो देखो ना, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाने की क्या जरूरत है, कंसेप्ट। पढ़ने की क्या जरूरत, प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू थिंक इट। तो वो करो ना, तो टुवर्ड द लेस कंटेंट बट मोर टुवर्ड द थिंक क्रिटिकली। कितना अच्छा लिखा है देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये हमें पढ़ाना है। हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, ये पढ़ाना है। हाउ टू बी इनोवेटिव एंड अडॉप्ट एंड एब्सॉर्ब न्यू थिंग्स, ये पढ़ाना है। तो ये पढ़ाने के लिए ईडी की जरूरत है। आज ईडी का नाम बहुत हुआ है इंडिया में, पॉलिटिशियन तो हर रोज लेते, हम भी ईडी का नाम लेंगे। पहला किस लिया, अभी ईडी करेंगे। तो ईडी क्या है यहाँ, एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, देन डिस्कवरी, डिस्कशन, एंड ये सब मेरा एंजॉयबल चाहिए। तो ईडी एजुकेशन में आता है तो डेफिनेटली एंजॉयबल एजुकेशन होगा। टेंशन मत दो स्टूडेंट को, फ्रीडम दो, फ्रीडम और फोकस फ्रीडम दो कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कॉम्पिटेटिव हो, सिर्फ मार्क लिस्ट के नहीं, सिर्फ डिग्री के नहीं। तो ये हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, सोशल जस्टिस। सोसाइटी में आपको जस्टिस चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए। तो ये जात धर्म ऊंचा नीचा से इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड है। क्या एजुकेशन है, उसका लर्निंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल ग्रोथ तो डेफिनेटली होगा। ह्यूमन पोटेंशियल आज है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बढ़ावा दे दो, ये एजुकेशन का मकसद है। साइंटिफिक एडवांसमेंट, थिंकिंग होगा तो साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी। कल्चरल प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमारा कल्चर इंडिया का सबसे स्ट्रांग है और वो हमें मेंटेन करना है। कि यहाँ समर में जीन और ये ब्लेजर पहनने की जरूरत नहीं है हमें। वो यूरोप में पहनते थे, आज भी पहनते हैं क्योंकि उधर कोल्ड है, मगर यहाँ हम 45 डिग्री में भी ये पहनते। क्यों पहनते, नहीं भाई, वो इंग्रज पहनते हैं ना, वो सबसे बड़े हैं, तो अमेरिकन पहनते हैं सबसे बड़े, तो हमें भी पहनना चाहिए। नहीं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा एनवायरमेंट क्या है, हमारा वेदर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें करना चाहिए। और इक्विटेबल सोसाइटी बननी चाहिए, तो हमारा नेशन का ग्रोथ होगा, नेशन डेवलपमेंट होगा, खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगा। उसके लिए मैं आया हूं लेके NEP पारायण।